हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक ले रहा हूँ डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड गसेट बेस। तो क्वेश्चन है, ए कॉलम ऑफ ISHP 350 एट द रेट ऑफ 710 न्यूटन पर mm हैविंग ए फैक्टर लोड ऑफ 2000 किलो न्यूटन, डिजाइन ए वेल्डेड गसेट बेस, यूज M20 ग्रेड कंक्रीट एंड E250 ग्रेड स्टील। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। काफ़ी स्टेप हमारे वोल्टेड गसेट बेस से मैच करते हैं, सेम टू सेम उसी तरह के हैं, तो उनको हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। बियरिंग स्ट्रेस जैसा पहले निकाला था 0.45 FC के 0.45 इंटू 20 9.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। रिक्वायर्ड एरिया हमने निकाल लिया, लोड डिवाइडेड बाई बियरिंग स्ट्रेस। तो लोड हमारा ये 2000 किलो न्यूटन है, इसमें बियरिंग स्ट्रेस से डिवाइड किया तो ये एरिया आ गया। मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर देखिए, जब ये हमारा एरिया हमने निकाल लिया बेस प्लेट का, कि बेस प्लेट का एरिया हमको इतना चाहिए। अब इसके बाद का जो स्टेप आता है कि हम अपने कॉलम को गसेट प्लेट के ऊपर किस तरीके से रखने जा रहे हैं, यानी यहाँ पर जो इसमें गसेट प्लेट है वो किस तरह से लगा रहे हैं, ये हमको पहले से ही एज्यूम करके चलना पड़ेगा। यानी इस गसेट बेस प्लेट पर हमने ये आई गर्डर जो कि कॉलम के रूप में यूज किया गया है, इसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया सेंटर में। इसको प्लेस करने के बाद हम गसेट प्लेट जो है इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए, फ्लेंज के टिप पर इसको बेल्ड करेंगे, इसकी फ्लेंज से कनेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरी गसेट प्लेट हम यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरीके से इस सिरे पर भी हम गसेट प्लेट लगा सकते हैं। एक गसेट प्लेट लगाने का तरीका यहाँ देख लें, इसी में देख लें फिगर में, ये हमारे फ्लेंज हैं। फ्लेंज के पैरेलल हम गसेट प्लेट ऐसे लगा सकते थे। ये फ्लेंज के पैरेलल गसेट प्लेट हम लगा सकते थे, जैसा कि पीछे कई एग्जाम्पल में इस तरह का उल्लेख हुआ है। तो गसेट प्लेट यहाँ लगाने का तरीका पिछले एग्जाम्पल में ही ये था कि ये हमारी फ्लेंज के पैरेलल ही गसेट प्लेट लगाई गई थी। यहाँ हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में अगर हम लगाते हैं तब क्वेश्चन का हम दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। यानी गसेट प्लेट ये गसेट प्लेट हमारी वेब के पैरेलल भी हो सकती है और गसेट प्लेट हमारी फ्लेंज के पैरेलल भी रखी जा सकती है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हम इसे एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए इसे हमने वेब के पैरेलल दोनों सिरों पर गसेट प्लेट को कनेक्ट किया है। इतना एज्यूम कर लेने के बाद अब देखिए, जब हमारी ये दो गसेट प्लेट हो गई तो मिनिमम विड्थ कितनी अवेलेबल है इसकी गणना करनी है। तो इसके लिए फ्लेंज की चौड़ाई ये 250 हो गई, इसमें दो गसेट प्लेट है। गसेट प्लेट के बारे में हमने पहले बताया था कि इसकी मोटाई 16 mm से कम नहीं लेते, तो यहाँ पर भी हम इसकी मोटाई 16 mm ही एज्यूम कर लेते हैं। और इस तरीके से मिनिमम विड्थ 250 ये हो गया, प्लस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, तो 2 इंटू 16 हो गया। ये हमारा 282 आ गया। अब ये 282 आ गया, ये यहाँ से आती, यहाँ देखिए ये बहुत पतला है और इसकी लंबाई ज़्यादा दिख रही है। और जब हम इसको एक्चुअल एरिया से डिवाइड करके इसकी दूसरी साइड निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा निकल के आती है, ये 700 से ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर उचित होगा, ये प्लेट जो है लंबी लंबी हो जाएगी, इसे रेक्टेंगुलर शेप में ही होना चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली इसकी दोनों भुजाओं में 1 और 2 का रेशियो होना चाहिए, 2/3 का होना चाहिए, 2/3 का रेशियो होना चाहिए, 2 भाग और 3 भाग अप्रॉक्सीमेटली। बहुत ज़्यादा लंबी प्लेट जो है, मान लीजिए इस पर किसी वजह से मूवमेंट आ गया तो फिर दूसरी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूवमेंट बहुत कम होगा, इस एक्स के अबाउट मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा, इस एक्स के अबाउट मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर भी ये अनसेफ रहेगी।
इसलिए ये उचित नहीं है कि इसकी प्लेट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये हमारी बहुत कम निकल के आई है, इसको इतना ही माना जाए। इसे हम अपनी स्वेच्छा से बढ़ा सकते हैं। तो वही इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इसकी जो विड्थ है 282, इसको बढ़ा करके 375 एज्यूम कर लिया। अटेंडम आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 375 की जगह 350 यूज़ कर सकते हैं, 340 यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों परिस्थितियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 375 mm इसकी मिनिमम विड्थ लेते हैं। इसके बाद लेंथ ऑफ गसेट प्लेट निकालने के लिए जो हमने रिक्वायर्ड एरिया निकाला है उसमें इसी विड्थ का भाग डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये हमारी लेंथ निकल आएगी। तो लेंथ हमारी 592.6 mm आई है, जिसको कि हमने 600 mm एज्यूम कर लिया। तो इस तरह से इसकी लेंथ हमारी 600 mm आ गई और ये हमारी 375 mm जो है ये विड्थ हो गई। तो विड्थ और लेंथ हमारी बेस प्लेट की ये डिसाइड हो गई। ये दोनों डिसाइड कर लेने के बाद अब हम इसकी बकलिंग में चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारी गसेट प्लेट केवल इस पॉइंट पर फ्लेंज के साथ टिप पर बेल्ट के द्वारा जुड़ी हुई है, ये बेल्ट के द्वारा जुड़ी हुई है, बाकी ये हिस्सा हमारा फ्री है। अगर इसमें बकलिंग हो, इसमें कंप्रेशन आता है तो ये हमारी अंदर की ओर या बाहर की ओर बकल करने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है। ये अंदर की साइड में भी बकल कर सकती है, बाहर की साइड में भी बकल कर सकती है। तो इसके इस बीच वाले पोर्शन में इसकी बकलिंग में जांच करनी आवश्यक है। तो इसी पोर्शन में जांच करने के लिए टेबल 2 IS कोड की जो है IS 800 2007 के कोड में टेबल 2 है, इसका उल्लेख हमने पीछे भी किया है। उसी टेबल में ये दिए हुए हैं D/TW का रेशियो जो है 29.3 एप्सिलॉन से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें D हमारा क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये D हो गई, यानी 350 हो गया। TW इस प्लेट की थिकनेस हो गई, तो ये हमारी गसेट प्लेट है, इसकी थिकनेस 16 है, तो 350/16 आ गया। ये रेशियो हमारा आया 21.87। इसकी वैल्यू हमारी 29.3 एप्सिलॉन से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू जो है 1 आती है अगर हम E25 E250 ग्रेड की स्टील का यूज कर रहे हैं। इसके लिए √250/FCK का फार्मूला होता है, एप्सिलॉन बराबर FCK की वैल्यू 250 रख देंगे तो यहाँ पर जो है ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 29.3 रह गया। इसका मतलब ये रेशियो हमारा 21.87 है, जो कि 29 से कम है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर नहीं है। इट मीन्स दिस इज ओके, इसमें कोई भी बकलिंग नहीं होगी, ये बकलिंग के अगेंस्ट सेफ है। तो ये हो गया इस पोर्शन में चेक करने के लिए, ये बकलिंग का चेक यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद आउट स्टैंड, बची हुई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आउट स्टैंड हम निकालेंगे। ये आउट स्टैंड कितना बचा, 600 - 350 डिवाइडेड बाई 2, 600 - 350 डिवाइडेड बाई 2, ये 125 आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोजेक्शन है या आउट स्टैंड है, ये हमारा 125 का हो गया। इसके बाद स्लैंट एज। अब देखिए, ये तो हमारा आउट स्टैंड हो गया गसेट प्लेट का। अब गसेट प्लेट जो है आपने देखा होगा कि इसी शेप में बनाई जाती है। ये फ्लेंज के ऊपर इसकी हाइट जो है कितनी रखी जाए, इसे हम पहले ऑलरेडी स्वेच्छा से एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको हमने, और इसका किनारे पर, इसको देखिए, ये किनारे पर यहाँ चूँकि एंगल नहीं है, जैसे उसमें अगर एंगल कनेक्ट होता है तब तो हम एंगल के भुजा के बराबर ही रखते थे 150, और यहाँ कोई भी सपोर्ट नहीं है, केवल गसेट प्लेट है। तो गसेट प्लेट है, इसलिए इस भुजा की लंबाई हम 100 mm एज्यूम कर सकते हैं। तो ये किनारे पर जो है ये 100 mm एज्यूम कर लिया, और यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम कितना हो गया, ये हम अपनी स्वेच्छा से पहले एज्यूम करते हैं। इसको हमने मान लिए 200 या 220 mm हमने इसको एज्यूम कर लिया। तो इसमें 220 अगर हम एज्यूम करते हैं तो 220 में से ये 100
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो 120 की ये साइड हुई, 125 की ये साइड हुई, और इसी का जो ये हमारा कर्व है, ये डायगोनल भुजा है, इसी को हम S0 कहते हैं, इसी को स्लैंट एज कहते हैं, तिरछा किनारा। तो ये स्लैंट एज है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो स्लैंट एज S इक्वल टू 125 का होल स्क्वायर, यानी 125 का होल स्क्वायर प्लस 120 का होल स्क्वायर, या 220 माइनस 100, इसको ऐसे लिख लीजिए, 220 माइनस 100 का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैलकुलेट होके आ गया 173 mm, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी है, 173 mm। इसके बाद कोड के अनुसार ये जो एज है, स्लैंट एज S0, इसकी वैल्यू अधिक नहीं होनी चाहिए 13.6 एप्सिलॉन TG से। ये भी हमारी टेबल 2 कोड की टेबल 2 जो है उसी में ये भी चेक दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है। तो 13.6 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे ऊपर है यहाँ पर 1 हो जाएगी, और TG का मतलब है गसेट प्लेट की थिकनेस, वो 16 mm है। तो 13.6 इंटू 1 इंटू 16 हो गया, ये 217.6 mm ये ज्ञात हो गया। इस तरह से S0 की वैल्यू, S0 है कितना, 173 है, और यहाँ पर ये कहा गया कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे, 217। तो 217 से ये ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा डिज़ाइन ओके है, यानी इसका आउटस्टैंड इतनी सीमा के अंदर है कि इसके इस पोर्शन में कंप्रेशन के कारण बकलिंग नहीं होगी, ऐसे बहकाव नहीं होगा। ये तिरछा किनारा जो है ये कंप्रेस होके इस तरह से या इस तरह से नहीं बेंड करेगा, इसके अगेंस्ट ये सेफ है। यही जांच इसमें करनी थी। तो ये एक तो हमारी जांच हो गई। इसके बाद वही पिछले टर्म के अनुसार है, बियरिंग प्रेशर W निकाल लेते हैं, लोड बटे एक्चुअल एरिया ऑफ द बेस प्लेट, ये 8.89 हो गया। प्रोजेक्शन इसके बाद निकाल दिया। प्रोजेक्शन अब देखिए इसमें इस डायरेक्शन में निकाला जाए, ये गसेट प्लेट के इस डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर हम जो ये फ्लेंज है, फ्लेंज के किनारे से बाहर प्लेट कितनी है, सीधे सीधे उसको निकालेंगे। तो ये टोटल कितना है, 375 टोटल है, उसमें से 250 ये माइनस कर दीजिए और बाकी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक तरफ का प्रोजेक्शन ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोजेक्शन A बराबर 375 माइनस 250/2 से निकाला जाएगा, ये 62.5 mm आ गया। इसके बाद जब हमने प्रोजेक्शन निकाल लिया, W निकाल लिया, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की हम गणना कर लेंगे। इसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो WA²/2, तो ये W हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया, इसका स्क्वायर/2, ये 173.63 न्यूटन mm, ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ गया। जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, तब इसके बाद इक्वेटिंग मोमेंट कैपेसिटी इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बेस प्लेट की जो मोमेंट कैपेसिटी है उसको हमने MD से रिप्रेजेंट किया, और इसको जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये जो MX निकाला है उसी के बराबर रख दिया। इसमें MD की जो वैल्यू होती है ये पीछे हमने सॉल्व किया है, ये 45.45 T² के बराबर प्राप्त होती है इस केस में। तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। आप इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख करके भी निकालेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, बराबर 173.63। यहाँ से T कैलकुलेट किया, T बराबर 19.5 mm आया। इसी को हमने से 20 mm एज्यूम कर लिया। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से जो भी T की वैल्यू आई है बेस प्लेट की मोटाई, ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज की जो मोटाई है, जो कि स्टील टेबल से हम देख सकते हैं गर्डर के लिए 11.6 है, 11.6 mm। इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो TF का मान इतना है, इससे ज़्यादा है ये 20 mm। इसका मतलब बेस प्लेट की मोटाई जो चुनी गई है वो उचित है, सफिशेंट। बस प्रोवाइड। अब इसके बाद साइज बता करके बेस प्लेट के टोटल डायमेंशन लिख दीजिए। एक साइड है 600, दूसरी है 375, तो 600 बाई
375 बाई 20 mm बेस प्लेट का डिज़ाइन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसके कनेक्शन हमको और एक बार चेक करने हैं। बेल्ट कनेक्शन बिटवीन गसेट प्लेट एंड फ्लैंज। यहाँ देखिए ये हमारी गसेट प्लेट है, ये फ्लैंज है पूरा जा रहा है ऊपर को, और ये गसेट प्लेट है। इन दोनों के बीच जो कॉमन हिस्सा है वो ये है। इसी कॉमन हिस्से में बेल्ट कनेक्ट किए जाएंगे। अब इसमें बेल्ट कहाँ कहाँ लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये गसेट प्लेट है, ये हमारा फ्लैंज है। फ्लैंज के इस जगह पर बेल्ट किया जाएगा। यहाँ बेल्ट किया जा सकता है, यहाँ किया जा सकता है, यहाँ किया जा सकता है। अंदर के साइड में बेल्ट करना संभव नहीं है क्योंकि ये पैक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो केवल बाहर। अब ये कितनी हाइट है, हाइट हम यहाँ से निकाल लेंगे कि ये सिरा यहाँ से यहाँ तक गया है, तो इस हाइट को हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। ये 220 है, तो ये 220 और 220। अब यहाँ पर देखिए अवेलेबल लेंथ, इसके कनेक्शन के लिए अवेलेबल लेंथ कितनी है। हम एक गसेट प्लेट पर विचार करेंगे। एक गसेट प्लेट पर केवल एक ये और एक ये, दो जगह, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इतनी लंबाई का बेल्ट केवल लगाया जाना संभव है। तो 220 बाई 2, ये 220 का है और 220 का ये हो गया। तो 220 इंटू 220 यानी 220 बाई 2 इज इक्वल टू 440 mm। कुल लंबाई हमको इतनी अवेलेबल है, इस पर हम केवल बेल्ट कर सकते हैं। इसके बाद लोड ऑन गसेट प्लेट। अब गसेट प्लेट पर लोड कितना आ रहा है। गसेट प्लेट जब बेल्ट जो जॉइंट बनाया गया हो, ये हमने कल भी बताया था, आज फिर से बता दे रहे हैं कि कॉलम का जो बेस है इसके द्वारा भी लोड बेस प्लेट पर ट्रांसफ़र होता है और गसेट प्लेट के द्वारा भी लोड बेस प्लेट पर ट्रांसफ़र होता है। लेकिन और चूँकि इसमें बेल्ट से जोड़ा गया है, इसको भी बेल्ट से जोड़ा गया होगा। यहाँ पर जब ये भी बेल्ट से जोड़ा गया है तो उस केस में गसेट प्लेट के ऊपर टोटल लोड जो है 50% आता है, यानी टोटल लोड का 50% लोड केवल गसेट प्लेट पर ट्रांसफ़र होता है। तो ये दो गसेट प्लेट है, दोनों पर जो है टोटल लोड, अब टोटल लोड कितना है हमारा 2000 किलो न्यूटन का है। इसका 50% यानी हाफ जो है 1000 तो दोनों बेस प्लेट पर हो गया, और एक बेस प्लेट पर टोटल लोड कितना हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। तो यानी ये 1/4 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है लोड ऑन 1 गसेट प्लेट, डायरेक्ट लिख लिया गया है लोड ऑन 1 गसेट प्लेट इज इक्वल टू टोटल लोड डिवाइडेड बाई 4। तो 500 किलो न्यूटन का लोड एक बेस प्लेट के ऊपर आएगा। इतने ही सामर्थ्य का बेल्ट हमको कनेक्ट करना है या बेल्ट का डिजाइन करना है। तो ये हमारा 500 किलो न्यूटन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए बेल्ट की। अब यहाँ पर है स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट। बेल्ट की 1 मिलीमीटर लंबाई के बेल्ट की जो सामर्थ्य है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी स्ट्रेंथ की गणना कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पर mm फार्मूला होता है L इंटू TF इंटू FU बटे √3 गामा MW। ये फार्मूले बेल्ट जॉइंट में से भी आप देख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। लेंथ हमारी 1 हो गई। S की वैल्यू जो है, TF की वैल्यू जो है 0.7 इंटू साइज ऑफ द बेल्ट। साइज ऑफ द बेल्ट हमने यहाँ 6 mm एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर मान लीजिए 6 mm का हम साइज प्रयोग कर रहे हैं। और ये FU की वैल्यू है 410 √3 ये है, और ये गामा MW है। यहाँ पर गामा MW 1.25 लिया जाएगा, और ये हमारा सॉफ्ट बेल्ट के लिए होता है, क्योंकि ये जो बेल्ट है गसेट प्लेट को गर्डर के साथ कनेक्ट करने वाला काम ये हम फील्ड में पहले से ही, साइड में शॉप पर पहले से ही कर लेते हैं। इसको साइड पर ले जाने के बाद फिर जो साइड पर बेल्ट किया जाएगा वो फील्ड बेल्ट कहलाएगा। तो फील्ड बेल्ट के लिए गामा MW की वैल्यू 1.5 होती है, और सॉफ्ट बेल्ट के लिए गामा MW की वैल्यू जो है 1.25 होती है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो ये जो बेल्ट है ये सॉफ्ट बेल्ट के लिए लिया गया है, इसीलिए गामा MW की वैल्यू 1.25 प्रयोग की गई। बस इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 1060.48 न्यूटन पर mm की स्ट्रेंथ आ गई इसमें। अब इसके बाद रिक्वायर्ड लेंथ कितनी हो गई, टोटल फोर्स और ये पर mm रिक्वायरमेंट लोड जो है स्ट्रेंथ है उसका डिवाइड करेंगे तो ये 471 mm आ गई।
यानी इतनी लंबाई की बेल्ट की हमको रिक्वायरमेंट है। हमको कितना लंबाई का बेल्ट चाहिए? अगर हम 6 mm का बेल्ट करते हैं तो इतना चाहिए, जबकि अवेलेबल कितना है? केवल 440 mm है। इसका मतलब अवेलेबल कम है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो हमको 440 mm जो अवेलेबल लेंथ है इसको बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाने के लिए आगे देखते हैं, हेंस इंक्रीज द हाइट अप टू 240 mm। यहाँ देखिए, इसमें ये आपकी 220 mm थी गसेट प्लेट की हाइट, इसी का दुगना 440 था। इसको जब बढ़ाएंगे तभी हमारा बढ़ेगा। तो 220 के स्थान पर हमने 240 mm की हाइट एज्यूम कर ली। जब इसकी हाइट ये एज्यूम कर ली तो ये हाइट 240 एज्यूम कर ली। अब इसके बाद अवेलेबल लेंथ कितनी हो गई? 240 × 2 यानी 480 हो गया, जो कि 471 से ज़्यादा हो गया। तो अवेलेबल लेंथ 240 mm हो गई और ये रिक्वायर्ड लेंथ है 471 mm रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा है, इसका मतलब सेफ़ है। तो वर्टिकल लोड लेने के लिए हमारा ये कनेक्शन, फ्लैंज और गसेट प्लेट के बीच का जो कनेक्शन है, वर्टिकल बेल्ट जो है, ये हमारे डिजाइन हो गए। इसकी कितनी लंबाई रिक्वायर्ड है तो इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमने प्रोवाइड कर दिया 480 mm का। तो 6 mm साइज का बेल्ट हम यहाँ प्रयोग कर देंगे। इसके बाद है कनेक्शन बिटवीन गसेट प्लेट एंड बेस प्लेट। अब कनेक्शन बिटवीन गसेट प्लेट एंड बेस प्लेट, ये देखिए गसेट प्लेट और बेस प्लेट के साथ कैसे जोड़ा जाएगा। बेस प्लेट के साथ इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक नीचे बॉटम पर वेल्ड करेंगे। तो ये हमारा पूरा 600 mm की एक लेंथ हमको ये प्राप्त हो गई, एक 600 mm की ये लेंथ प्राप्त हो गई बाहर वाली। इसके बाद अंदर देखिए, अंदर यहाँ से यहाँ तक केवल वेल्ड करेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक भी करेंगे वेल्ड। तो ये अंदर से जो ये दोनों हिस्से हैं, ये टोटल कितने हो गए? ये 600 - 350 हो, दोनों की वैल्यू हो जाएगी 600 - 350 और इसी का हम डबल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल लोड ऑन गसेट प्लेट, गसेट, अब इस पर दोनों गसेट प्लेट पर टोटल लोड कितना है? क्योंकि टोटल लोड का 50% लोड हमारा टोटल लोड गसेट प्लेट पर आता है। तो ये दोनों गसेट प्लेट पर का लोड है 2000/2 यानी 1000 kN। और अवेलेबल लेंथ ऑफ द बेल्ट कितनी है? 2 × 600, ये 600 और ये 600, 2 × 600 तो ये हो गया। और 600 - 350 ये अंदर वाला हिस्सा, 600 - 350 ये माइनस कर दीजिए और इसका डबल कर दीजिए। तो 2 × 600 - 350, इस तरह से ये वैल्यू जो है 1700 mm प्राप्त हो गई। तो ये हमारी लेंथ अवेलेबल है, इस पर हम वेल्ड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर भी एज्यूम कर लेते हैं कि हम 6 mm का ही वेल्ड करते हैं। तो 6 mm के 1 मिलीमीटर लंबे बेल्ट की स्ट्रेंथ हम पहले की तरह से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अंतर केवल इतना होगा कि ये स्ट्रेंथ जो है फील्ड बेल्ट के लिए है। फील्ड बेल्ट के लिए गामा MW की वैल्यू 1.5 यूज की जाएगी, ना कि 1.25। तो ये 1.5 केवल यूज करेंगे। इसके हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 662.79 न्यूटन पर mm की स्ट्रेंथ आ गई। ये वही चीज़ लिखी हुई है, गामा MW = 1.25 फॉर सॉफ्ट बेल्ट एंड 1.5 फॉर फील्ड बेल्ट। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द बेल्ट, अब रिक्वायर्ड लेंथ कितनी हो गई? लोड डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ पर mm पर मिलीमीटर। तो इसमें से स्ट्रेंथ का जब भाग लगाएंगे लोड में तो ये हमारी 1508.75, ये हमारे इतने mm की रिक्वायर्ड लेंथ आ गई। अब देखिए अवेलेबल लेंथ कितनी है? 1700, रिक्वायर्ड कितनी है? 1508.75। तो ये इसका मतलब रिक्वायर्ड हमारा कम है, अवेलेबल ज़्यादा है, तो ये ओके है डिज़ाइन। इसका मतलब ये अब इसमें और कोई डिज़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे बेल्ट दोनों डिज़ाइन हो गए कि गसेट प्लेट को बेस प्लेट के साथ कैसे जोड़ेंगे और गसेट प्लेट को फ्लेंज के साथ कैसे जोड़ेंगे। बस इसके बाद लास्ट में वही बचता है, प्रोवाइड 2 नंबर एंकर बोल्ट।
ऑफ 20 mm डाया एंड 4.6 ग्रेड, ये हम नॉमिनल एंकर बोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये गसेट बेस का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिए मैंने इस जगह पर स्टार्ट में बताया था कि गसेट प्लेट को हम इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा, गसेट प्लेट को फ्लैंज के पैरेलल इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मोस्टली इसी तरह से लगाते हैं। ये एक अलग केस था, पर इस डायरेक्शन में के एग्जाम्पल कम मिलेंगे। इस डायरेक्शन में ही ज़्यादातर गसेट प्लेट को लगाया जाता है। तो इसके बाद इस डायरेक्शन में अगर हम लगाते हैं तब देखिए हमारा क्वेश्चन ठीक इन्हीं स्टेप्स में बढ़ते हुए आगे आएगा। एक तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर d/TW, ये जो स्टेप सॉल्व किया था यहाँ पर d/TW ग्रेटर मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 29.3 एप्सिलॉन। तो इस स्टेप यहाँ पर बकलिंग नहीं होगी, इस हिस्से में केवल आउट स्टैंड वाले पोर्शन में ही बकलिंग होगी। तो वही स्लैंट एज के लिए केवल बकलिंग की जांच करनी है। दूसरा ये देखिए कि इसमें जब हम इसके बेल्ट का जॉइंट करेंगे तो अवेलेबल फ्लैंज को गसेट प्लेट से जोड़ने के लिए जहाँ जहाँ बेल्ट हम कर सकते हैं वो कौन कौन सी जगह है, वो यहाँ पर देखिए। ये यहाँ पर भी बेल्ट कर सकते हैं, तो ये जितना भी हाइट होगी इसका डबल हो जाएगा, और ये चौड़ाई में भी बेल्ट कर सकते हैं। इस केस में यहाँ संभव नहीं था, यहाँ चूंकि ये इसके फ्लैंज के संपर्क कांटेक्ट में है, तो फ्लैंज के कांटेक्ट में है, इसलिए यहाँ पर बेल्ट संभव है। तो यहाँ पर भी बेल्ट, तो ये दोनों भुजाएं प्लस ये टोटल अवेलेबल लेंथ इस तरह से कैलकुलेट होगी। बाकी इसके लिए वही चीज़ है, ये दोनों सिरों पर पूरा, और जैसे ये मान लीजिए 600 है तो 600 माइनस 250 ये अंदर के लिए हो जाएगा, और 600 पूरा बाहर के लिए हो जाएगा। इसी का डबल कर दीजिए तो टोटल लेंथ। तो यानी बाकी स्टेप हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद अगले स्टेप में ये आप लोग स्वयं सॉल्व करें। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप है, कोई विशेष अंतर नहीं है, बल्कि इसमें कम है कैलकुलेशन। इसमें केवल S0 की बकलिंग यानी स्लैंट हाइट की बकलिंग जांच की जाएगी, बाकी क्वेश्चन वही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वेल्डेड गसेट बेस का हम क्वेश्चन कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा हो रहा है। थैंक यू। Take screenshot. You can take screenshot.